बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू तो करते हैं लेकिन अपनी मंजिल पे डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन देता हूँ। सपोज आपको माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग करनी है। आपके पास आपके जूते हैं, आपके पास आपके सारे गियर्स हैं, आपके पास एक टेंट है, आपके पास एक प्रॉपर गाइड है, पर फिर भी आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर नक्शा नहीं है, आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो जिन एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, सबसे बड़ा रीजन ये है उनके पास रिसोर्सेज का, सिलेबस का, पीडीएफ्स का एक लंबा लिस्ट होता है लेकिन डायरेक्शन और मेंटरशिप जीरो। तो आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो सच में इस बार कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं, ना कि एसएससी सीजीएल बल्कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे एग्जाम्स भी। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आप क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स, मैंने इस साल बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, अभी जस्ट बीपीएससी मेंस दे के आ रहा हूँ। होपफुली इस बार मेरा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे एसएससी के बच्चे बहुत भटक रहे थे। अभी मैंने कुछ महीने पहले आरआरबी एनटीपीसी के बच्चों को गाइडेंस दी थी, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। तो लेट्स ग्रैब अ पेन एंड पेपर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप प्लीज़ इस वीडियो से फॉल्स मोटिवेशन और चीप डोपामिन ग्रैब मत करिए। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आपको वीडियो के अंत में आपके हाथ में एक नोट्स हो जिससे आप बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद मुझे पता है आप दोबारा नोट डाउन करने नहीं आओगे। ऑलराइट, थैंक यू। एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप वो वीडियो कहीं से भी देख सकते हो। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप एक ऑफिशियल सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सीजीएल का। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, 90 डेज का फुल प्रूफ प्लान, बेस्ट रिसोर्सेज टू स्टडी, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू रिवाइज, गिव एंड एनालाइज मॉक टेस्ट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 महीने की प्रिपरेशन में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको 20% 30% सिलेबस कंप्लीट करना है जिससे 80% क्वेश्चंस आएंगे। और पैरेटो प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, हाउ टू प्रिपेयर, यह है कंसेप्ट बिल्डिंग। फर्स्ट 30 डेज में कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स नेक्स्ट 30 डेज में, मॉक टेस्ट और रिविजन। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट 30 डे का अगर मैं फाउंडेशन प्लान की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्वांट में पढ़ना है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम और वर्क। इसको देखिए, आपको दिन में नहीं से भी नहीं तो आपको 4-6 घंटे, आपको 6 से 8 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, इससे कम में आपको नहीं होगा। आप अगर सोचोगे कि आप 4-4 घंटे भी पढ़ के 90 दिनों में, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप रेस से पहली बार हो जाओगे। 8 घंटे 6 घंटे आपको मिनिमम आपको देना ही होगा। क्वांट में आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिएगा। मैं अभी आपको रिसोर्सेज भी बता दूंगा। इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक रजिस्टर बनानी है इंग्लिश के लिए जिसमें आप वोकैबुलरी लिखोगे। 10 वर्ड्स पर डे। आपके पास 90 दिन है। आपको वो रिवीजन टेक्निक भी आपको बताऊंगा, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो उन चीज़ों को। 900,000 वर्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप आराम से सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये फर्स्ट मंथ का है। आपको फर्स्ट मंथ में ये सारी चीज़ें करनी है। आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको और भी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे शेयर करते रहूँगा। ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ये टॉपिक्स में ये सब टॉपिक्स है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनमें सारे टाइप्स के 6 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है, रिपीटेटिव मोड में आता है, वो है सीआई और एसआई का इंटरेस्ट, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सारे टाइप्स पे भी फोकस नहीं करना। ये सारी चीजें एनालाइज करके मैं आपको दूंगा। आई एम योर मेंटर। ऑलराइट, जनरल अवेयरनेस में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पॉलिटी में प्रियम्बल, आर्टिकल्स, स्टैटिक, जीके, सारी चीजें मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा। ये आपको एक बेसिक फाउंडेशन दे रहा हूँ। ऑलराइट, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको लास्ट में बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। सपोज आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आपको बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि भैया रिवॉल्ट ऑफ 1857 आ गया, अब तो मैं मार कटैया मचा दूंगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हाईलाइट करो। ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, नोट नहीं बनाओगे। ऐसे तो यू आर मेकिंग अ बुक आउट ऑफ अ बुक ना। आपको क्या करना है, आप सिंपल सा एक पेज पहले पढ़िए, उसके बाद आप बुक बंद कर दीजिए। ठीक है, कोई भी जहां से आप पढ़ रहे हो रिसोर्स उसे बंद कर दीजिए और चुपचाप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो चीजें आपको याद आ रही है खुद याद कर करके, रिकॉल करके, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल।
और जब आपने सोच लिया कि हाँ आपने सारे नोट्स बना लिए, तो आप दोबारा उस नोट्स को रेफर करिए अपने बुक को, और फिर देखिए कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मिसिंग है उस पॉइंट को आप वापस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाते हैं, यही बेस्ट नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी होती है। सेकंड फेज पे आ जाइए, सेकंड मंथ पे। देखिए क्वांट में आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस रेशियो, ज्योमेट्री, डीआई, अलजेब्रा। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेली 2 घंटे आपको मैथ्स पे देने हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल्स। रीजनिंग में पजल, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम्स। जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी पे आ जाइए, साइंस में आ जाइए, इकोनॉमिक्स पे, करंट अफेयर्स पे। ठीक है, फिफ्थ सेक्शन है डेली टेस्ट और रिवीजन। टॉपिक वाइज क्विज देना शुरू कर दीजिए और वीकली फुल मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए। ठीक, थर्ड मंथ में देखिए मॉक टेस्ट, 1 टेस्ट पर डे, टियर 1 के पैटर्न पे। एरर एनालिसिस, मॉक टेस्ट आप देने के बाद आपको एनालिसिस करना होगा कि आपके वीक एरियाज कौन है। ठीक है, एरर नोट्स बनाना शुरू करिए। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं मॉक टेस्ट में, आप उसे नोट डाउन करिए एक अलग से नोटबुक में। क्वांट के रिवीजन आपको करने बहुत जरूरी है, फॉर्मूला नोट्स और वीक चैप्टर्स। ऑलराइट, इंग्लिश एंड रीजनिंग देखिए PYQs प्लस एरर ट्रैकिंग आपको करने बहुत जरूरी है। PYQ सॉल्व करिए और एरर ट्रैकिंग, कैसे कहाँ मेरी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, जीके और स्टैटिक जीके 1 टॉपिक पर डे, और करंट अफेयर्स का रिवीजन 1 टॉपिक पर डे। मतलब आर्टिकल शुरू किया खत्म कर दो, प्रियम्बल शुरू किया खत्म कर दो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू किया खत्म कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और करंट अफेयर का रिवीजन। जनरल अवेयरनेस में मैं बादशाह हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जितना भी जनरल अवेयरनेस पढ़ाया, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, क्योंकि यार यूपीएससी का एक्सपीरियंस है मेरे पास। यूपीएससी से ज़्यादा मुझे लगता है 30-40 किताबें मैंने पढ़ ली हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, और बेसिक मैं 10 किताबें फॉलो करता हूँ यूपीएससी के लिए। ऑलराइट, तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस का तो 25 आउट ऑफ 25 इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस मुझे फॉलो करते रहना। अब आ जाइए बेस्ट रिसोर्सेज टू स्टडी। बेस्ट रिसोर्सेज मतलब क्या? बेस्ट रिसोर्स का मतलब क्या होता है? बेस्ट रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको सिलेक्शन है, यहाँ से आपको ईजिली आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी फॉलो अप नहीं करता हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर नहीं करता तो मैं चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ता। ये पीछे जो किताबें हैं शेल्फ पे, लक्ष्मीकांत सर की, नितिन सिंघानिया सर की, ये इसलिए क्योंकि मुझे यूपीएससी मेंस लिखना है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप राकेश यादव सर की बुक ले लीजिए, आदित्य रंजन सर की ले लीजिए, गगन प्रताप सर की ले लीजिए, सबका बेस एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आप 9th 10th का बुक उठाइए और बेसिक्स आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं PYQ से। मैं प्रैक्टिस करता हूँ PYQ से। अगर मुझे मैथ, जब मैं RRB ALP का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था, उस समय मैंने PYQ से ही और एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। मेरी पुरानी वीडियोस भी आप उठा के देख लीजिए मैथ्स के रिगार्डिंग, मैंने यही सेम चीज़ बोली है, हेल्पफुल है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट आप जा सकते हो, नीतू मैम की बुक। रन एंड मार्टिन मैंने तब फॉलो अप की थी, रेड कलर की बुक है, जब मैंने आइल्स और GRE का एग्जाम दिया था। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट होते हैं, PYQs बेस्ट होता है। ऑलराइट, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ सर, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल सर की बुक उठा लीजिए। RS अग्रवाल सर की बुक काफ़ी बल्कि है, तो मैं बोलूँगा PYQs पे फोकस करिए ज़्यादा। सेट्स मारिए बस, सेट। ठीक है, और जो भी अगर टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो आप किसी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। कोर्स मत परचेज करिए, कोर्स परचेज करना बुलशिट है, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैंने आपको प्लान दे ही दिया है, आप खुद वो प्लान अपने चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना मेरे भाई। जनरल अवेयरनेस में आ जाइए। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ोगे बताइए? स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी किसी भी एग्जाम में, IRB, SSC, RRB, UPSC, स्टेट PCS, स्टैटिक जीके के लिए लोग पागल होते रहते हैं। अर्जुन, स्टैटिक जीके में सर बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आपको बताऊं, स्टैटिक जीके हमेशा करंट अफेयर से ही रिलेट करके आता है एग्जाम में। मतलब आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ये वीडियो मुझे लंबी नहीं करनी है, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 10th आप पढ़िए, सोशल साइंस और साइंस की 25 में से 25 क्वेश्चन मैंने BPSC प्रीलिम्स एनसीईआरटी पढ़ के निकाला, बस इतना बोलूंगा। करंट अफेयर्स मैं रेफर करता हूँ मंथली मैगजीन ऑफ विजन IAS, और डेली पढ़ता हूँ द हिंदू पेपर। तो आप बोलोगे तो मैं जनरल अवेयरनेस वहीं से आपको पढ़ा के नोट्स देता हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वही क्वेश्चंस जनरली आते हैं, पता नहीं क्यों, लक है शायद मेरा। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ के मैंने कंपाइलेशन जो दिया था आप वो पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने कंपाइलेशन दिया है, हर महीने कंपाइलेशन ला के PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, अब देखिए हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मेरे भाई, 1 सब्जेक्ट 1 नोटबुक। क्या होता है?
हाउ टू मेक नोट्स, वन सब्जेक्ट वन नोटबुक का मतलब क्या है? देखिए, नोट मेकिंग का मकसद क्या होता है? नोट्स बनाने का एक ही मकसद है, जल्दी आप रिवाइज कर पाओ एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? तो जब मैं बात करता हूँ क्वांट की, तो आपको वन लाइनर फॉर्मूलाज लिखने हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स पे आप फोकस मत करिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट पे भागते हो। शॉर्टकट कुछ नहीं, एग्जाम में काम नहीं करता शॉर्टकट। जो एक अच्छा एस्पिरेंट है, ये आजकल यूट्यूब पे टीचर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं यार, आप मेरी बात मान लो। बहुत सारे टीचर्स मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए, क्योंकि मैं सच्चाई बोल देता हूँ। कोर्स बेचने के लिए वो ये काम कर रहे हैं कि शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता घंटूनाथ। मैं आपको लेजेड बता रहा हूँ ये बात, ठीक है? क्वांट के लिए आपको फॉलो अप करना है वन लाइनर फॉर्मूलाज। वन लाइनर फॉर्मूलाज जितने भी आपको मिले वो आप लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर का आपको वन लाइनर फॉर्मूला अगर आपको आपके हाथ में नोट्स है, आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए और उस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन को, ठीक है? इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स आप फॉलो कर लीजिए और एक्सेप्शंस बहुत जरूरी है। जो भी एक्सेप्शन आपको मिलते हैं आप उसको लिख लिया करिए, ठीक है? और डेली वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको बता ही दी कि आपको डेली वोकैबुलरी आपको पढ़नी है और उसके लिए आपको एक अलग से रजिस्टर बनानी है, याद रखिएगा इस चीज को। जनरल अवेयरनेस में आपको बुलेट पॉइंट्स लिखना है और माइंड मैप्स बहुत जरूरी है। माइंड मैप्स का एक पूरा लॉग बुक मैं आपको भिजवा दूंगा, आप बोलोगे तभी भिजवाऊंगा, क्योंकि मैं फालतू में मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? आपका रिस्पॉन्स रहेगा तभी मैं बोलूंगा। आप बोल रहे हो अर्जुन हाँ मुझे ये चीजें दे दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा। अगर आप बोलोगे कि मैं खुद ही देते रहूं, तो भाई मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, ठीक है? और टेबल और फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? माइंड मैप का काम क्या होता है, आपके पास एक शीट आ जाती है, आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसको देख के आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे चीजें हैं पर बहुत बेनिफिशियल होती है। फ्लो चार्ट्स भी आपको भिजवा दूंगा, बोलोगे तब, ठीक है? देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट होते हैं, एक जो एग्जाम में सफल नहीं हो पाता और एक जो एग्जाम में सफल होते हैं। दोनों से मैंने एक चीज पूछी, जब मैं किसी भी एग्जाम में फेल होता था और जब मैं लगातार एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस था। मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि आप अर्जुन, आपने क्या चेंज लाया? तो पहले मुझे लगता था कि बस ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करूं, ज्यादा से ज्यादा ये देखूं वो देखूं, पीडीएफ देखूं, वीडियोस देखूं, सिलेक्शन नहीं होता था। मैंने 4 रिविजन्स अपने सिलेक्शन मतलब स्टडी फेज में शुरू किए। पहला रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन मैंने करना शुरू किया एक दिन में, फर्स्ट डे, आज पढ़ा कल रिवाइज किया, ठीक है? फिर सेकंड रिवीजन मैंने आफ्टर 7 डेज, 1 तारीख को पढ़ा, 8 तारीख को रिवाइज किया। फिर थर्ड रिवीजन मैंने किया, 1 तारीख को पढ़ा, 22 तारीख को वापस रिवाइज किया। और फोर्थ रिवीजन लास्ट एग्जाम के 10 दिन पहले, अगर 10 तारीख को एग्जाम है तो 1 तारीख को, ठीक है? अगर ये दो तरीके के एस्पिरेंट है, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एक जो ज्यादा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है और 8 घंटे नई चीजें पढ़ रहा है, और एक एस्पिरेंट है जो 8 घंटे पढ़ रहा है और 6 घंटे नई चीजें पढ़ रहा है और 2 घंटे रिवाइज कर रहा है। आप अपने आप से सवाल पूछो कि किसका सिलेक्शन होगा। आपको ये बात पता है, उसी का सिलेक्शन होगा जो रिवाइज कर रहा है। ऑलराइट, हाउ टू गिव एंड एनालाइज मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है आपके प्रिपरेशन फेज का। व्हेन, हाउ टू एनालाइज और रिकमेंडेड मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स। देखिए, मॉक टेस्ट की एक स्ट्रैटेजी होती है मेरे भाई, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पर बच्चों को टाइम वेस्ट लगता है तो नहीं होगा सिलेक्शन, अफसोस की बात है। पर यहाँ तक ये वीडियो देख लो तुम लोग। देखो, मॉक टेस्ट देना एक बहुत अलग स्किल होता है और उसे एनालाइज करना तो और भी ज्यादा अलग स्किल होता है, ठीक है? आज के डेट में लोग मेंटरशिप दे रहे हैं कि तुम मॉक टेस्ट दो, मैं तुम्हें एनालाइज करके दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी चीज का। आप अगर पढ़ लिख लोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पता पड़ेगा कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए, वीक फर्स्ट से लेके 8th वीक, देखिए टोटल 12 हफ्ते हैं आपके पास। फर्स्ट से लेके 8वें हफ्ते तक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? पहले 10 दिन में तो आपको मॉक टेस्ट छूना ही नहीं है। 11वें दिन से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, और कब तक देना है? पहले 60 दिन तक, ठीक है? सेक्शनल मॉक टेस्ट, मान लीजिए आपने क्वांट में प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसका PYQ निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में आपने आर्टिकल्स पढ़ा, उसका मॉक टेस्ट शुरू करिए। रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, उसका मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है? आपको 8 हफ्ते तक ये काम करना है। लास्ट महीने में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना फुल लेंथ, ठीक है? डेली सुबह मॉक टेस्ट दीजिए और दोपहर को रिवाइज करिए, ठीक है? इस तरीके से दोपहर को एनालाइज करिए, इस तरीके से आपका होगा। और रात को उसी चीज को आप रिवाइज करिए, आपकी क्या क्या गलती हुई है। आपका एग्जाम, मैं गारंटी लेता हूँ आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है? 150 नंबर आप ले आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर अगर आपने ये काम किया तो आपको लगता होगा कि 8 घंटे बहुत कम टाइम है पढ़ना, आप एक दिन पढ़ के देखो, 8 घंटे प्रॉपर। जैसे ही आप उठने पानी पी भी रहे हो ना, उस टाइमर स्टॉप कर दो, आप देखो 8 घंटे में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी भाई, ठीक है? अब बात करता हूं मैं मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है। आपको एनालाइज करना है हर सेक्शन को, सिली मिस्टेक्स, गेसिंग पैटर्न्स। आप एक एरर नोट्स बनाइए,
एरर नोट्स क्या होता है? जिस तरीके से अगर अगर मान लीजिए आपने मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो आपको पता है 3 ही तरीके से ये क्वेश्चन गलत होते हैं। या तो आपने आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या तो आपने कैलकुलेशन एरर किया, या तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा। यही 3 एस्पेक्ट होते हैं मैथ में गलत होने के। तो ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। अगली बार आपका वो पैटर्न, वो टॉपिक गलत नहीं हुआ। ये मैं टेस्टेड है, ये मेरा खुद का जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का प्लान है। ठीक है, आप फॉलो अप करिए इसे, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपना मिस्टेक लॉग जो मैं बोल रहा हूँ, एरर लॉग मेंटेन करिए। हर गलती का सोल्यूशन लिखिए कि आपका ये गलती क्यों हुआ। ठीक है, टारगेट आपका है इनिशियली कि मॉक में आपको इनिशियली 120 से 130 आपको लाना है। ठीक है, 120 से 130 प्लस आप लाने का टारगेट करिए। सिलेक्शन आपका तय है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें क्या है। अच्छा, 80-20 प्रिंसिपल, पेरेटो प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले मंथ में आप इन टॉपिक्स को कवर अप करिए। ठीक है, क्वांट में आप पढ़िए प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क। ऑलराइट, इंग्लिश में आप पढ़िए ग्रामर रूल्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। रीजनिंग में आप पढ़िए कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलॉग्स एंड पजल्स। जीके में आप पढ़िए पॉलिटी के आर्टिकल्स, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैटिक जीके में डैम्स, टेम्पल्स एंड साइंस। इतना 30% सिलेबस है ये आपका। ठीक है, आप इतना पढ़िए, आपका 80% सवाल आपके आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए लगे हाथ मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ, एक शेड्यूल आपके लिए प्लान कर देता हूँ। बीइंग अ मेंटर ये मेरा काम है। तो डेली टाइम टेबल का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो अप कर सकते हो। अब ये नहीं कि 6 से 12 आपको पढ़ना नहीं। देखिए, सुबह मैं बोलूँगा कि एक अच्छा एस्पिरेंट वही होता है, एक अच्छा सोल्जर वही होता है जो रेडी होके बैठे। मैं चाहता हूँ तो टी शर्ट और हाफ पैंट में वीडियो बना सकता हूँ, पर नहीं, अगर मैं ही कैजुअल में बैठूंगा तो आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखिए पढ़ने से पहले। ठीक है, प्रॉपर टेबल और चेयर पे बैठिए। यू आर अ सोल्जर। आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा मेरा डिसिप्लिन लाइफ है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका भी डिसिप्लिन लाइफ हो। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्लॉट आपको देना है 7 से 9 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस पढ़िए और वोकैबुलरी पढ़िए। जनरल अवेयरनेस और वोकैबुलरी आपका ये माइंड फोकस होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। सुबह सुबह आपका माइंड फोकस रहता है। ठीक है, तो दूसरा स्लॉट आपको डालना है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें आपको क्वांट प्रैक्टिस करना है। फिर तीसरा स्लॉट आपको डालना है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है। आपको 12 से 2 आपको रेस्ट लेना है, खाना खाइए, पावर नैप ले लीजिए। ऑलराइट, 2 बजे से 3 बजे तक या 3:30 तक एक्सटेंड कर सकते हो आपको रीजनिंग पढ़ने के लिए। फिर तीसरा स्लॉट आप रखिए 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़नी है, इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट रखिए आप 6 बजे से 7 बजे तक। आप मॉक टेस्ट दीजिए, पर आप याद रखिएगा पहले 20 दिन के बाद आपको मॉक टेस्ट छूना है। पहले 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट। ऑलराइट, और शाम को या रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप पूरे दिन आपने जो भी बनाया है नोट्स वोट्स, आप उसको रिवाइज करिए। रिवीजन अगर आप स्किप करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। जिस बच्चे ने रिवीजन स्किप कर दिया, मुझे बोलना कि मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। ऑलराइट, तो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल एडजस्ट कर लीजिएगा, कंसिस्टेंसी मत तोड़िएगा। ठीक है, और मैं एक और छोटी सी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ये 90 दिन का डिसिप्लिन फॉलो अप कर लिया तो सिलेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं, गारंटी बन जाती है। आप अपने गोल के 90% कंप्लीट पास पहुंच ही जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है 90 दिनों के अंदर आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, और नहीं अचीव कर पाए तो अब एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे यार नहीं पॉसिबल है, उनको छोड़ो। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला था कि आप क्या उखाड़ दोगे, मैंने बहुत सारी चीजें उखाड़ ली। ठीक है, आपको भी बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। जो खुद हारे हुए लोग रहते हैं वो दूसरों को हराना चाहते हैं। ठीक है, सीजीएल एक एग्जाम नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक वॉर है, सिंपल सी बात है। और अब आपके हाथ में एक फुल प्रूफ प्लान है, तैयारी करिए और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, मैं हर एग्जाम के बारे में आपको गाइड करता रहूंगा। ऑलराइट, महादेव आपको शक्ति और सद्बुद्धि दोनों दे। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। अर्जुन सिंह, साइनिंग ऑफ।